student. Today I will teach you the theoretical analysis of interference. You have already know what is the interference. Suppose that this is a source of monochromatic light wave, and we have the very two narrow slit S1 and S2, which are equidistant from the source S. Suppose that the two sources emits the light wave of same frequency and of same wavelength. These two emits the light wave of same frequency and of same wavelength. These to be considered the coherent sources. These two wavelengths, which producing from S1 and S2 are interfere at point P of the screen. Interfere at point P of the screen. That means both are get superimposed at the point P. The second wave lags behind the first wave by phase angle phi. Phase angle phi. That means the phase difference is the phi. Phase difference कितना है? Phi. At any instant, the displacement of the particles of the medium, suppose that y1 and the second wave is y2, both have the same frequency neta, and same wavelength lambda. Is it clear? First wave having amplitude A1 and A2 is the amplitude of first wave. A2 is the amplitude of second wave. ये दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड. At any instant of time, कोई समय हम मान लीजिए कि t समय ले लेते हैं, उस समय सोर्स S1 में पार्टिकल का जो मीडियम में डिस्प्लेसमेंट है वह y1 है और S2 का y2 है. तब वी कैन यूज द वेव इक्वेशन. हम इन दोनों के लिए वेव इक्वेशन यूज कर सकते हैं. दैट इज y1 इक्वल टू a1 sin omega t. Similarly, y2 equal to a2 sin omega t. Since दूसरा वेव फाई एंगल से लैगिंग बिहाइंड है तो प्लस 5. दिस इज द फेज. Both wave meet at point P. So what will be the resultant displacement at point P? P पर resultant displacement कितना होगा? So it is the y equal to a1 y1 plus y2 बराबर a1 sin ओमेगा
टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? अभी इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं। y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, इसको एक्सपेंड करते हैं तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। मल्टीप्लाई कर दे। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। साइन ओमेगा टी ये दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं, बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आपका प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। यहां से हमने एक ठो कॉमन ले लिया और ये A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इट क्लियर? दैट इज द y. If you assume A1 प्लस A2 cos फाइव बराबर A cos थीटा एंड A2 sin फाइव बराबर A sin थीटा। ठीक है? पुट दिस वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें इस इक्वेशन में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इसको यदि हम पुट करें तो क्या मिलता है हमें? y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी को पहले कर दे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। ठीक है? तब हो गया प्लस A2 साइन फाइव को मान लिया है A साइन थीटा, तो इसको पहले रख दे A कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव. Now we have to find the amplitude of resultant wave. Resultant wave की एम्पलीट्यूड क्या होगी? तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद आप देखेंगे दो इक्वेशन और होगा, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड. नाउ स्क्वायरिंग द बोथ इक्वेशन एंड एडेड. दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं. तो पहला इक्वेशन क्या है? ए कॉस थीटा का स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ए साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा. वी हैव A1 प्लस A2 इंटू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर. दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके उसको जोड़ देते हैं. क्या मिलता है? ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम देखें तो A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो A स्क्वायर इक्वल टू, हम देखें तो इसमें कॉस स्क्वायर फाई और इस A2 कॉस स्क्वायर फाई A2 साइन स्क्वायर फाई इसमें कॉमन हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई A स्क्वायर, इसलिए A इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, resultant amplitude, that is the amplitude of the resultant wave. Now we have find the phase angle. Phase angle, equation third divide by equation second. Equation third divide by equation second, we get phase angle tan theta equal to phase angle tan theta, यानी ए साम कर सकते हैं ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कॉस फाई। ए साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये आपका फेज एंगल हो गया, फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट wave. Now we have to calculate the resultant intensity. Resultant intensity. Resultant intensity, we know the intensity, resultant intensity is directly proportional to the square of the amplitude of resultant wave, that is the A square, या हम इसे लिख सकते हैं I resultant बराबर K A स्क्वायर। A की वैल्यू हमें पता है इक्वल टू K इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये हमारा हो गया क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज हम देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केसेज, चूंकि हम जानते हैं A इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही है केस फर्स्ट। यदि फाई बराबर 0 डिग्री
यानी कहने का अर्थ कि देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, इन शुरुआत में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी फाई इक्वल टू 0 डिग्री। तब वैसी स्थिति में ए इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बराबर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये इस फॉर्म में आ गया, रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर a1 प्लस a2। यानी ये आपका हुआ कि यदि फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल ऑफ इंटरफेयरिंग वेव यदि 0 हो, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव। क्लियर? केस 2, you see the case 2. Case 2. Case 2. When phi is equal to pi, यानी पाई इसका 180 डिग्री। यानी कहने का कि द फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव इक्वल टू 180 डिग्री हो, तब ए इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की जगह पे कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तब ये हो गया -2a1 a2 बराबर हो गया आपका a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया a1 माइनस a2। यानी फेज एंगल जब 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का अर्थ हो गया आउट ऑफ द फेज, तो वैसी स्थिति में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वह इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव। दो वेव इंटरफेयर करते हैं, उन वे सभी की उनके एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट वेव होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? when the amplitude of interfering wave is added up। इंटेंसिटी मिनिमम कम होगी, रिजल्टेंट when the difference of resultant the difference of the individual interfering wave, that is I maximum कब होगा, जब a1 प्लस a2, यानी जब दो इंटरफेयरिंग वेव फेज में, फेज एंगल यानी कि जब 0 डिग्री है और जब इंटरफेरेंस करते हैं, तब वैसी स्थिति में जो एट ए पॉइंट जो इंटेंसिटी होती है वह मैक्सिमम होती है। जब ये आउट ऑफ फेज इंटरफेयर करते हैं तब यह मिनिमम होता है, दैट इज इंटेंसिटी नियरली 0 इक्वल टू a1 माइनस a2। तब वैसी स्थिति में इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इफ द टू वेव ट्रेन्स arrive at a point with phase difference phi, that is the out of phase, they annul each other's effect, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते इंटेंसिटी मिनिमम यानी 0 हो जाती है। ठीक है, इट कॉजेज दी, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो इंटरफेरेंस है जब a1 माइनस a2, यह जो इंटरफेरेंस है यह आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है।
दैट्स ऑल।